नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत यात्रा पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा। तमिलनाडु के बाद साइक्लोन मिग्जॉम ने किया आंध्र प्रदेश का रुख। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच के टकराने की संभावना। साइक्लोन के मद्देनजर 180 ट्रेनें रद्द। चुनाव नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान में संभावित नामों पर चर्चा के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी। इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्से को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य में चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। और मलेशिया में आज से जूनियर हॉकी विश्व कप। आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। भारत जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। और अब बड़ी खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान मिग्जॉम आज दोपहर बाद आंध्र प्रदेश के करीब नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार कर सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फिलहाल तूफान के असर से आंध्र के रायलसीमा, पलनाडु क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, पलनाडु, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, एलुरु और तटीय जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मछुआरों को निर्देश दिया गया है कि जब तक स्थिति नियंत्रण में ना आ जाए वे पानी में ना जाएं। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कारण 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मेदिनीपुर, झारग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली शामिल है। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में काम में जुट गई है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तटरक्षक बल, नौसेना के बचाव और राहत दल भी जहाज और विमान के साथ तैयार हैं। इन सब हालातों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। अमित शाह ने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सभी जरूरी सहायता का आश्वासन दिया है। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने सभी जिले के कलेक्टर्स, एसपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बापटला तट के पास हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर तुरंत कोई अन्य सहायता की मांग कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी वर्ग के लोगों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पीड़ितों को राहत शिविरों में नुकसान के हिसाब से सभी को आर्थिक मदद दी जाए।
आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी मिगजॉम को लेकर अलर्ट है। चक्रवात के प्रभाव से सबसे अधिक चेन्नई प्रभावित है। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन रविवार से चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में आज भी छुट्टी है। यहाँ मुख्यमंत्री स्टालिन ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नदियों का पानी उफान पर होने से मगरमच्छ भी सड़कों पर आ गए। इसी तरह का एक वीडियो चेन्नई के पेरुंगलाथुर से आया है, जहां मगरमच्छ शहर की ओर आ गया। इस वीडियो को देखकर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने सोशल मीडिया पर कहा कि चेन्नई के कई जल निकायों में कुछ मगरमच्छ हैं, जिनमें से एक मगरमच्छ बारिश के कारण बाहर आ गया। अगर इन्हें उकसाया ना जाए तो कोई हानि नहीं होगी। लगातार बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट से बाढ़ का पानी उतर गया है और हवाई अड्डे संचालन के लिए तैयार हैं। ज़मीन पर 21 विमान हैं और टर्मिनल में लगभग 1500 विमान हैं। चेन्नई में बारिश रुक चुकी है, इसे लेकर सभी एयरलाइंस को सूचित किया गया है। एयरलाइन का कहना है कि रात 9 बजे से एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। ऑपरेशन शुरू करने को लेकर एयरलाइंस फैसला करेगी। हालांकि पानी की वजह से एयरपोर्ट पर हर जगह गंदगी दिख रही है। चेन्नई हवाई अड्डे की टीम को टर्मिनलों के उचित रखरखाव, यातायात प्रबंधन, ट्रॉलियों की उपलब्धता और अन्य सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। साइक्लोन के कारण कुल 180 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चक्रवात से संबंधित आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां से 24 घंटे ट्रेन के परिचालन पर निगरानी रखी जा रही है। सभी फील्ड अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात की गति और IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार ट्रेन संचालन की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चेन्नई डिवीजन की स्वास्थ्य इकाई ने भी अपनी आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर 2 टीमों का गठन किया है। स्थानीय अस्पतालों, रेलवे अस्पतालों को आपातकाल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए गुंटूर से रविशंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ देखे तो सीएम जगन मोहन रेड्डी ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड कलेक्टर के साथ वो कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा था उसमें वो पहला फर्स्ट एजेंडा दिया था, नो लाइव प्राण नष्ट विल बी देयर, प्राण नष्ट नहीं होने के लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिया था कलेक्टर्स को। अगर हम ये मेनली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को देखें तो नेल्लूर से लेके वैजाग तक यहाँ का जो बापटला डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये साइक्लोन पार कर रहे थे। ये बापटला डिस्ट्रिक्ट में है, दैट टू ओनली मेनली 4 मंडल्स आर देयर इन विच एट अबाउट 800 लोगों को वहां से निकल के रिहेबिलिटेशन सेंटर में लगा रखा है। और डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीएम जगन रेड्डी, ये स्पेशल टीम्स गॉट फॉर्म्ड। ये स्पेशली ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको ऐसे ही मेंटेन करने के लिए, साइक्लोन से इन लोग ये दोनों के लिए बचाने के लिए R&B और फायर पुलिस के साथ स्पेशल टीम्स फॉर्म हुआ था। और हेल्थ को ले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरा जनरेटर्स लगा रखा है, क्योंकि साइक्लोन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पब्लिक को इमीडिएटली सर्विसेज देने के लिए ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सब में जनरेटर्स लगा रखा है। और इसके साथ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा रिहेबिलिटेशन के ऊपर पूरा काम कर रहा है। अर्बन एरियाज में भी कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर रहे थे और उसको लेके वहां से लोगों को रिहेबिलिटेशन भेज रहे थे। अगर रेलवे के बारे में देखा तो विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन में अबाउट 150 ट्रेन गॉट कैंसिल, एज वेल एज गुंटूर का रेलवे डिवीजन जो है उसमें 48 ट्रेन को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि यहाँ का ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बचा हुआ, बस पूरा रेल ट्रांसपोर्ट तो पूरा रुका हुआ है। ये हाल है अभी। बिल्कुल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे रविशंकर कि किस तरह से जो तमाम एजेंसियां हैं अलर्ट पर हैं और किस तरह से एक संयोजन देखने को मिल रहा है, तमाम तैयारियां आपसे जानना चाहेंगे। रविशंकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुना रहे।
रविशंकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम एजेंसियों में संयोजन देखने को मिल रहा है। हेलो जी रविशंकर। हाँ जी बोलिए। रविशंकर, हम आपसे ये, आप राहत और बचाव कार्यों के बारे में बता रहे हैं, पूरी तरह से पूरा अमला जो है अलर्ट पर है। किस तरह से जो तमाम एजेंसियां हैं एक संयोजन के साथ किसी भी चुनौती से निपटने की तैयारी में है? हाँ, पूरा मेनली R&B एंड फायर एंड रेवेन्यू, ये तीनों एजेंसी जो है ये पूरा ये काम में पड़ा हुआ है अभी। एंड रिहेबिलिटेशन के में पूरा फोकस है, क्योंकि प्राण नष्ट जो भी सीएम जगन रेड्डी कॉन्सेंट्रेशन है प्राण नष्ट नहीं होने का। एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अभी पैडी का सीजन चल रहा है। अबाउट 55,000 हेक्टार्स में ये यूनाइटेड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पैडी पूरा पड़ा हुआ है। एंड वो पूरा लॉस हुआ था अभी। फार्मर्स भी उसके बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए देख रहे हैं। गवर्नमेंट भी वो पैडी पूरा बायबैक कर रहे थे, एज वेल एज उसको ड्राई करने के लिए प्लेटफॉर्म्स और वो सब भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है अभी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे रेलवे ने किस तरह की तैयारी की है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 180 रेलगाड़ियों को एहतियाती तौर पे जो है उन्हें पहले कैंसिल किया गया था इस चक्रवात के मद्देनजर। और फिलहाल की स्थिति अगर आप हम बताएं तो इस वक्त जो है चेन्नई डिवीजन यानी सदर्न रेलवे की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है रेल यातायात पर इसी डिवीजन के अंदर, इसी जोन के अंदर पड़ा है। हालांकि जो भी जहां चक्रवात का जिस भी इलाके में असर है, तो चेन्नई जाने वाली, सदर्न रेलवे को जाने वाली देश भर की जितने भी तमाम जो स्टेट्स हैं वहां से जो रेलगाड़ियां जा रही है वो सभी प्रभावित हुए। उनको भी कैंसिल किया गया है, आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है या उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। साथ साथ अभी चूंकि काफी बारिश के कारण जल भराव था, तो जो लोकोमोटिव थे उन लोकोमोटिव्स की पहले एक बार जांच होगी। जो ट्रैक पर जिस तरीके से पानी जमा था उन सब की निकासी किस तरीके से की जा रही है, उनको वाटर पंप के जरिए वहां से निकालने का। और साथ साथ जो धीरे धीरे करके यातायात, क्योंकि कई सारे रेलवे की अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो इलेक्ट्रिक से लेकर के हर चीज की जांच परख बहुत जरूरी है और उसके बाद जो है उसे सुचारू रूप से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय रेलवे लगातार ये प्रयास कर रही है और जो भी फंसे हुए जो भी पैसेंजर्स थे, जिनकी टिकट थी, जिनका ट्रेन कैंसिल हुआ है, उन सबको भी इस चीज के लिए सूचना दी गई है। जो आपके नंबर्स है, हेल्पलाइन नंबर्स है, वो तकरीबन सभी जगह पर जारी किए गए। और अगर हम चेन्नई के आसपास के जिन इलाकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों के बाद जो है जिस तरीके से अभी बारिश रुकी हुई है तो शायद जो है ट्रेन यातायात को एक बार पूरे निरीक्षण के बाद जो है शुरू किया जाएगा। साथ साथ फ्लाइट्स की भी अगर हम बात कर लें तो देखिए तकरीबन 70 उड़ानें जो है कल वो कैंसिल हो चुकी थी। आज सुबह 9 बजे तक जो है एयरपोर्ट को, चेन्नई एयरपोर्ट को बंद रखा गया था। जल भराव की स्थिति तो अब नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो काफी वहां पर जो है स्लिपी कह सकते कि गंदगी है, उनको सफाई की जा रही है। कई सीपीटी लगा करके जो है उनको सफाई किया जा रहा है। तकरीबन 20 के आसपास जो है वो जो फ्लाइट है वो वहां पर मौजूद है, 1500 पैक और वहां पर मौजूद है। ऐसे में धीरे धीरे करके, हालांकि खुशखबरी अच्छी बात यह है कि तकरीबन 11:19 पर मुंबई से एक फ्लाइट जो है वो चेन्नई में लैंड की, यानी कि फ्लाइट का अराइवल और डिपार्चर जो है उसे जो है आंशिक रूप से खोल दिया गया और धीरे धीरे इसे जो है पूर्ण गति दे दी जाएगी जो भी फ्लाइट से। साथ साथ जितने भी एयरलाइन थे उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों की फ्लाइट की टिकट कैंसिल हुई है, कैंसिलेशन के कारण जो फ्लाइट टर्मिनेट की है उनके कारण उन सबको जो है उन यात्रियों को आगे के लिए सुविधा प्रदान की जाए। और ये जो है तमाम एयरलाइन जो है इसके लिए अपनी दिशा निर्देश जो है जल्द से जल्द जारी करेंगे। रमा, बिल्कुल। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो तमाम अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं, इसके साथ ही जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, किसी भी IMD की किसी भी जो भी पूरी एडवाइजरी है उसको देखते हुए, उनकी घोषणा को देखते हुए संचालन की तैयारियां की जाएंगी। इसके लिए किस तरह से क्रमवार जो है वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर हम बात करें एयरपोर्ट की बात करें, 4 CFT को लगाया गया है, यानी कि उनसे काम किया जा रहा है। जो पूरी टीम है CNS ATM फैसिलिटीज जो है उनको वहां पर लगातार काम पे उनको लगाया गया हुआ है। फिलहाल 21 एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंड पे है, 1500 एयरक्राफ्ट जो है वो टर्मिनल्स के अंदर है। इसके अलावा जो भी एहतियातन जो पहले से इस तरीके से कदम उठाए गए थे, भारी बारिश को देखते हुए, शुरुआत को देखते हुए, वो सारे जो मेजर्स थे उनको जो है उनका ध्यान रखा गया था ताकि जो नुकसान हो इस चक्रवात की वजह से वो कम से कम हो। तो ऐसे में अब जो सामान है, जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारे पास संसाधन है एयरपोर्ट पे, उनको बचाने की भी पूरी तरीके से प्रयास किया गया था और ताकि बाद में संचालन को
अच्छे तरीके से शुरू की जा सकेगी। यही अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ने भी इस स्थिति को देखते हुए, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सारे एहतियात उठाए थे। जो लोगों को तक ये मैसेज भी किया था, उनके कैंसिलेशन से लेकर हर चीज को उसका एहतियात तौर पे उन्हें बताया भी गया था। और जो अब प्रयास, चाहे एयरवेज की बात करें या रेलवेज की बात करें, तो प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो है जैसे ही इसका असर कम होता है, एयरवेज और रेलवेज दोनों को पटरियों पर और हवा में उठाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक सिंह। और हम चलना चाहेंगे चेन्नई, जहां पर हमारी संवाददाता प्रियंका जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति आप वहां पर देख रही हैं? अभी आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही शुरू हो गए, फुल फ्लेज में चल रहे हैं सब टाइप ऑफ रिलीफ कैंप। बट अभी तक लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज पावर का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके कारण लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम वही हो रहा है, वो फंसे हुए हैं, घर के अंदर फंसे हुए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिसॉल्व दैट इशू ऑल्सो, बिकॉज इतना मोर देन 4 फीट पानी, जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे 4 फीट के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। इसके कारण दे आर नॉट एबल टू रीच ट्रांसफॉर्मर्स, कुछ भी दे आर नॉट एबल टू डू, पावर सप्लाई नहीं है और जो बेसिक कम्युनिटीज है वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इट इज मोर देन 2.5 डेज जहाँ करंट जाके 2 दिन के ऊपर हो गया है। सो पीपल्स बैकअप ऑल्सो इज नॉट देयर। सो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। बट एज पर इज वाटर लॉगिंग इज कंसर्न, वो कर रहे हैं, दे आर फुल फ्लेजली दे आर डूइंग, बट टू कम बैक टू नॉर्मलसी एटलीस्ट 3-4 डेज लग जाएगा। रमा जी, प्रियंका आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां इस योजना के तहत पूरा काम किया गया है। दूसरे कुछ राज्यों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा होगी। और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, और अगर राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, दोनों में ही बेहद अहम कामकाज। देखिए, बिल्कुल अगर कार्रवाई के हिसाब से देखें, कामकाज के हिसाब से देखें तो एक काफ़ी सार्थक दिन हम बोल सकते हैं शीतकालीन सत्र के ये दूसरे दिन के। सबसे महत्वपूर्ण बात रमा ये है कि चाहे हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की, दोनों में ही प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही कार्रवाई जो है वो सही तरीके से चली हैं। हालांकि अभी लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी संसद की कार्रवाई चलेगी। लोकसभा की बात करें तो किसानों से जुड़े काफ़ी मुद्दे थे, फसल बीमा योजना है, MSP के मुद्दे हैं, इसको लेकर अलग अलग सांसदों ने कई सवाल जो हैं उठाए थे, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बताया कि किसानों के लिए जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं वो राज्यों के माध्यम से किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। MSP के बारे में पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो किसान की लागत है उस लागत का 1.5 गुना से 2 गुना तक जो है MSP केंद्र सरकार ने दिया है। दूसरी तरफ फसल बीमा योजना से किस तरीके से किसानों को लाभ हुआ है। अगर विपरीत स्थितियां भी देश के अंदर होती हैं, मौसम खराब होता है, आंधी तूफान आता है, तो आज उनके उत्पाद का फसल का बीमा उनको मिलता है। और एक अच्छी खबर राज्यसभा से रमा आई है, और ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छी खबर है कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बात को सदन के अंदर बताया है कि देश के जितने भी बैंक हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। खास तौर से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। MPA जो है वो कम हुआ है और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है। ये राज्यसभा से एक अच्छी खबर आई है जिसमें केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है।
और तीसरी एक बात जो आपने भी अपने एंकर में बताया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने उसमें बेहतरीन कार्य करके दिखाया है और आज सबसे बड़ा एक उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के अंदर लगातार बनता जा रहा है। अब ग्रामीण सड़कों के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है देश के सभी राज्यों में सबसे आगे। और हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी ग्रामीण इलाके के अंदर जाते हैं तो हर गांव तक जो है बिजली, पानी और बाकी जो सुविधाएं, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो नेटवर्क है पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक फैल चुका है। जी रमा। बिल्कुल, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। देखिए, लंच ब्रेक के बाद निश्चित तौर पर उनको पारित कराने के लिए सदन के अंदर पेश किया जाएगा। आज लोकसभा में उनको पेश किया जाएगा और इसका फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को 2 तरीके से मिलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए इसमें जो है नियम होंगे। और दूसरी जो बात है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक बिल जो है उसके माध्यम से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको लंच ब्रेक के बाद सदन के अंदर पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। रमा, इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं अनुज, तो उसमें जो देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा, वो भी कई मायनों में अहम। बिल्कुल, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद एक अल्पकालिक चर्चा ये रखी गई है सदन के अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है रमा कि जब देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा होती है तो सारी जो एक तस्वीर है देश की पिछले कई वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से देश आगे बढ़ा है, किन किन क्षेत्रों के अंदर प्रगति हुई है, किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ करना बाकी है। और आज जब देश की जनता जब इस कार्रवाई को, इस अल्पकालिक चर्चा को देखेगी तो विस्तार से देश की जनता को भी यह जानकारी मिलेगी कि पिछले कई वर्षों के दौरान कितने हजारों करोड़ रुपए देश के विकास के लिए खर्च किए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में खर्च किए गए हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि विपक्ष भी चर्चा में भाग लेगा तो विपक्ष भी कुछ ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आएगा जिस पर आगे सरकार के लिए निश्चित तौर पर और बेहतर काम करने के जो हैं लक्ष्य सामने आएंगे। बिल्कुल, दोनों ही सदनों में अहम चर्चा है, दोनों ही सदनों में अहम कार्य प्रस्तावित है और जो है चल भी रहा है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे अनुज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत यात्रा पर पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और सीधे हैदराबाद हाउस हम आपको ले चलते हैं। Your Excellency, Honorable William Ruto, PhD, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Kenya bilateral cooperation. These are by the way of exchange of 5 memorandums of understanding followed by press statements by our 2 leaders. First, the exchange of documents. First, we shall witness the exchange of memorandum of understanding between the Government of the Republic of Kenya and the Government of Republic of India on cooperation in sports. From the Kenyan side, His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister of Foreign and Diaspora Affairs of Kenya, and from the Indian side, Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs. Thank you, sir. Next, we have the exchange of memorandum of understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Kenya on cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation. From the Kenyan side, again, His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign and Diaspora Affairs of Kenya, and from the Indian side, Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology. Next, we have the cultural exchange program between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Kenya for period 2023-27. From the Kenyan side, may I request His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign and Diaspora Affairs of Canada, and from the Indian side, Shri G. Kishan Reddy, Minister of Culture, Tourism and Development of Northeastern Region. Thank you, sir. We next have the exchange of memorandums of understanding between the Bureau of Indian Standard and the Kenyan Bureau of Standards. From the Kenyan side, Her Excellency Ms. Rebecca Miano, Cabinet Secretary for the Investment, Trade and Industry, and from the Indian side, Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, Bureau of Indian Standards, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. And last but not the least, we have the exchange of memorandum of understanding between IGNU and the Open University of Kenya. From the Kenyan side, Dr. Beatrice Iangala, Permanent Secretary for Higher Education of Kenya, and from the Indian side, Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor, IGNU. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, that concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Honorable leaders, honorable ministers, members of both delegations, friends from the media, we will now have the press statement by the leaders. May I now request Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to make his statement.
योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति विलियम रूटो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति रूटो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी। फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। केन्या द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह राष्ट्रपति रूटो की भी सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि केन्या के ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही केन्या द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज
कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को कीनिया के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने नई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। कीनिया और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और कीनिया एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, कीनिया को अपना दूसरा घर मानने वाले लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेख के लिए कीनिया से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति रूटो का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। कीनिया के लॉन्ग डिस्टेंस और मैराथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तरह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। बॉलीवुड के साथ साथ योग और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी भी केन्या में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज और गहरे करने के प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Honorable President of Kenya to make his statement. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Your Excellency, Prime Minister Modi, distinguished officials, ladies and gentlemen. Let me first take this opportunity on behalf of my delegation and I to thank my brother Prime Minister Modi for inviting me and for the excellent reception that we have received and hospitality extended to us while in this beautiful city of Delhi. I confirm, we have had an extensive conversation and engagement on all the issues that are of mutual significance and importance between our two countries. I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20 and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent, that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually.
As has been said, we share a common heritage and we share a common history, connected by many years of relationship. The first Indians to come to Kenya came in 1911. That is more than a century ago. And up to today, they have participated in Kenya in many fields, in finance, in business, in farming, in agriculture, in health. And we want to commend and thank the Indian community that came to Kenya. And because they have become part and parcel of our nation, I want to report to you that in 2017, all the Indian nationals that are in Kenya were made Kenyan citizens. Today, Kenya is no longer their second home. Kenya is their first home. And we celebrate them because they are a great people and they have created a bridge between Kenya and India. Because of that relationship, we have had a long history of collaboration, and today in my visit, we have consolidated that relationship and expanded the scope of engagement between our governments. As was said ably by the Prime Minister, in the space of agriculture, we have agreed on how Kenya Dairy Board and the National Dairy Board of India will collaborate, especially in the areas of vaccines and vaccine manufacture, in the space of genetics, and also in the space of manufacture of agricultural products. We have also discussed how the National Agricultural and Rural Bank of India will work with our Agricultural Finance Corporation in the space of assisting farmers with credit so that we can deal with the challenges of food security, especially growing food in the Republic of Kenya. We've also agreed on the space of health. Many Kenyans come to India for health services. We have agreed that we are going to enhance the relationship between our health professionals in Kenya. We're going to reduce the bureaucracy required for Indian specialists to come to Kenya and share their knowledge, expertise, and experience with their Kenyan counterparts. And we have requested the government of India to consider making the entry for short courses of Kenyan professionals, nurses, clinical officers, and doctors to come here for short courses of 3 months, 6 months, 1 year, much more easy, so that we can leverage on the great experience that India has developed in the health space. And because as Kenya, we have committed under our bottom-up economic transformation that health is going to be one space, we want to share the experience of India. I benefited from Prime Minister Modi's example of what he is doing to people at the bottom of the pyramid, using clear interventions on areas of ensuring that those at the bottom of the pyramid have access to health. And I have assured him that we are doing the same in Kenya. We have now community health promoters in every village. We have 100,000 community health promoters across the country. And we are going to learn from India how they have made health affordable, especially for those at the bottom of the economic pyramid. We have also agreed on how we are going to leverage on the MOU that we have signed, especially in the space of technology and public digital infrastructure, so that Kenya can benefit from, especially on e-health, digitizing and using technology in telemedicine and telehealth. As we professionalize and as we digitize our health space in Kenya, we're going to learn from the experience of India so that we don't repeat the unnecessary lessons that have already been learned, and we can
piggyback on their success and work together. And I am very happy that we now have an MOU that is going to provide us with a scope for capacity building between our two sectors, especially professionals in Kenya, learning from their counterparts in India. I thank you, Prime Minister, for the consideration of the $250 million for supporting Kenya in the space of agricultural mechanization and the whole space of vaccines and other interventions. I want to assure you that we will immediately embark on programs that have already been agreed on so that we can leverage on this facility to provide the much needed services for the people of Kenya. This facility is going a long way in delivering our commitment to the people of Kenya, especially in the space of health and food security as we deal with the challenges of cost of living, ensuring that we produce enough food using mechanization to get our food security situation dealt with. I also agree with you, Prime Minister, that we will be looking at avenues of what to do with rice production and the whole space in our plan on how to take this forward. I have also assured Prime Minister Modi that 70% of health commodities in Kenya have their origin in India, and we appreciate the partnership and the support. And we have discussed how we can begin to manufacture some of these commodities in Kenya, not just for the Kenyan market, but for the East African and the African market. And it will be mutually beneficial for companies, Indian companies, to do this in Nairobi or to do this in Kenya, because it will benefit them and we will give them access to the African market using the infrastructure that we have already built under the Africa Continental Free Trade Area. I confirm that India has been immensely useful to Kenya, especially in the marine space. I have thanked Prime Minister Modi for the support of India in the research and documentation of resources in the Indian Ocean that are related and relevant to Kenya. We already have maps, we already have documentation that we are going to use for our marine and blue economy exploitation in Kenya, thanks to the government of India. And we look at what we can do more to deal with piracy, to deal with terrorism, and to deal with all the other activities in our shared waters in the Indian Ocean. Terrorism is a big issue both for Kenya and India, and we've agreed that our defense forces will work together in collaboration, sharing information, sharing experience, sharing knowledge and intelligence to make sure that we deal with the challenge of terrorism. I have explained to Prime Minister Modi about our situation in East Africa, the challenges we have of security in Sudan, in DRC Congo, in Somalia, and we are going to work together to see how we can stabilize and secure that region for the mutual benefit of the people living in the global south. I have also shared with him our experience, especially in the delivery of affordable housing, and learning from the great experience in this country on delivery of affordable housing, working on slum upgrading, and ensuring that citizens have decent households and live in dignity, that we are carrying out the same in Kenya, following in the example of India, to make sure that our citizens live in dignified, affordable dwellings.
Finally, Kenya has joined the Alliance of Biofuels and also the Solar Alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. In conclusion, let me say I am truly immensely grateful to Prime Minister Modi, the government, and the people of India for the courtesies extended to us, for what we have managed to achieve with this visit, and I am very confident that we have consolidated and solidified our relationship, and that we are looking and focusing on a greater future for both the people of India and the people of Kenya. Finally, I have asked Prime Minister Modi to consider giving us a small place where we can put up a chancery and we can put up a residence for our ambassador, and he has graciously told me that he will consider it positively because we are not about to go anywhere. We are going to be in India for the long haul, and we want a permanent residence here because that is the nature of our relationship. Again, Prime Minister, thank you very much. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining us. Please remain seated while the dignitaries leave the stage. तो भारत और केन्या के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, सहमति बनी है। सीधा प्रसारण आप हैदराबाद हाउस से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की मुलाकात पूरे अफ्रीका के साथ संबंधों को बढ़ाने में मददगार है। दोनों देशों के अतीत और भविष्य साझा हैं और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखने के लिए कई क्षेत्रों पर आज विचार हुआ है। कई नए अवसरों की तलाश जारी रहेगी। भारत प्रतिबद्ध रहा है, हिस्सेदार रहा है केन्या का विभिन्न क्षेत्रों में। अगर हम कृषि अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि की बात करें, तो कृषि अर्थव्यवस्था में बढ़ावे के लिए $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दी गई है। इसके साथ ही तकनीक और नवाचार में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच क्लीन एनर्जी को भी प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिक बताया गया है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत जो है अपनी उपलब्धियां केन्या से साझा करेगा। इसके साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही आतंकवाद पर भी चर्चा हुई। आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लेकर दोनों देश एकमत है। इसके साथ ही जो कल्चर एक्सचेंज एग्रीमेंट है, उससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे सांस्कृतिक रूप से। साथ ही दोनों देशों के बीच में खेलों के क्षेत्र में भी बढ़ावे को लेकर सहमति बनी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहमति बनी है। और अगर केन्या के राष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने भी अपने संबोधन में G20 में अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता दिलाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो मजबूत हो रही है और ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें बधाई भी दी। और तमाम क्षेत्रों में भारत का जो सहयोग है उसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्होंने कहा कि भारत के अनुभवों से वो सीख रहे हैं। हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है और ज़्यादा जानकारी के साथ। मेघना, 3 दिवसीय जो यात्रा है अफ्रीकी केन्याई राष्ट्रपति की, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और आज जो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में कि बेहद महत्वपूर्ण, बेहद मित्रवत संबंध भारत और केन्या के? बिल्कुल, और जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा कि 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्या की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने 35 साल बाद ऐसी विजिट हुई थी केन्या। उन्होंने जो मोमेंटम की शुरुआत के बाद हमने देखा 2021 डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा पर गए थे और इसी साल
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी केन्या की यात्रा पर गए थे। तो हम देखते हैं कि मोमेंटम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिलेशनशिप के जो बायलैटरल संबंध है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। साथ ही जब एमओयू की जिस तरीके से बात करिए, तब स्पोर्ट्स के क्षेत्र, कल्चर के क्षेत्र में एमओयू हुए हैं। उसके साथ ही अगर आप देखिए डेवलपमेंट ऑपरेशन के तहत जिन तरीके से भारत जो है केन्या का बहुत ही ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर रहा है, ऐसे में जो डेवलपमेंट का क्षेत्र है उसमें भी हमने देखा कि $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है। हम जानते हैं पहले भी भारत ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किए थे वो पावर सेक्टर में थे, एनर्जी सेक्टर में थे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में थे। अब भी अगर हम देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, एग्री बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, वैक्सीन और जेनेटिक्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, और एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए उसके लिए बहुत अहम है ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। उसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बातचीत हुई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बात हुई है। जैसे स्पेस का क्षेत्र देखते हैं तो स्पेस के क्षेत्र में बातचीत हुई है, और उसके साथ ही जैसे राष्ट्रपति केन्या के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अम्बासडर टेरेस्ट्रियल और सांस्कृतिक के लिए भी एक जगह मांगी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस पर हामी भरी है। उसके अलावा G20 की जो अध्यक्षता रही भारत की, उसमें अफ्रीकन यूनियन को तरीके से इंक्लूड किया गया। भारत ने इसको इंश्योर किया कि भारत की अध्यक्षता के अंदर ही इस काम को किया जाए और ग्लोबल साउथ की आवाज को मल्टीलैटरल से बड़े फोरम पर सुना जाए। ये बहुत बड़ा एक एम्बिशन था भारत की G20 अध्यक्षता का, और जिसको हम देखते हैं कि जो फुलफिल हुई है। उसके अलावा भी हाल में ही हमने देखा है तंजानिया से भी हाई लेवल विजिट हुई थी और अब केन्या से हाई लेवल विजिट हुई है। तो लगातार जो इस अफ्रीकन नेशन है, या हम अगर पूरे तरीके से देखें तो अफ्रीकन जो नेशन हैं उनका काफी ज्यादा इस तरीके से कॉपरेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत के साथ। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इग्नू के साथ केन्या की ओपन यूनिवर्सिटी का MOU हुआ है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और ज्यादा संभावनाएं खुल रही है। और आज और अहम इवेंट होने वाला है कि ट्रेड का एक इवेंट होगा, जिसमें भी केन्या के राष्ट्रपति जाएंगे, तो जहां पर बिजनेसेस और ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाए। बिल्कुल मेघना, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में खास मेहमान अंशु जोशी भी जुड़ चुकी हैं। अंशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भी जो है प्रसन्नता व्यक्त की है, और जिस तरह से केन्या के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों के जो आपसी परंपरागत संबंध है, मित्रवत संबंध है, और उसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो समझौतों का आदान प्रदान हुआ है उसे आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है और बहुत उम्मीदें भी व्यक्त की हैं। किस तरह से देखते हैं, भारत और केन्या अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, तो इसमें और किस तरह से और मजबूती देखती हैं आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विगत महीनों में हमने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स से देखा कि उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों को आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने का एक संदेश दिया। उस कथनी को वे करनी में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो दृश्य मेरे सामने प्रस्तुत है। तो G20 में चाहे अफ्रीकन यूनियन के देशों को जोड़ने की बात हो, या इसके बाद अभी जो उन्होंने COP28 के मंच से संदेश दिया, उसे यहाँ जब भारत और केन्या के दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों को हाथ मिलाते हुए देख रही हूँ, तो वो तमाम जो कथनी है या जो बातें कही गई हैं वो मैं साकार होता हुआ देख रही हूँ। तो बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि भारत जो कहता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं, उस कथनी और करनी में अंतर नहीं है। केन्या जो है वो भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और यदि हम देखें निवेश, व्यापार, कृषि की दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल डोमेन की दृष्टि से, तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो दोनों ही देशों के बीच आगे एक पार्टनरशिप विकसित करने में बहुत सफल सिद्ध हो सकती हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो आतंकवाद से निपटने के लिए जो तरह तरह के इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में भी दोनों ही देश साथ में काम कर सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं दोनों ही देशों के मध्य आगे चलकर एक बड़ी पार्टनरशिप विकसित करने के लिए। और जिस ग्लोबल साउथ को एकजुट करके आगे बढ़ने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आज पूरे विश्व को भारत और केन्या वही संदेश दे रहा है। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम केन्या के राष्ट्रपति के संबोधन में देखते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार तो जताया ही, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ मजबूत हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो महत्व हम आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भले ही यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस बन गए, जिसमें विश्व के तमाम जो पहले के पावरफुल देश थे और जो नए आजाद हुए देश थे, उन सभी को जोड़ा गया। लेकिन जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, उन्हें कुछ समय के बाद समझ में आने लगा कि किस तरह से अभी भी एक प्रकार का उपनिवेशवाद अभी भी जो ये तमाम जो शक्तिशाली देश हैं, इनकी मानसिकता में है। क्योंकि हुआ ये कि तमाम जो ये ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच थे, संगठन थे, इनमें नेतृत्व की भूमिका जो थी या जो कंट्रोल था, वो इन शक्तिशाली देशों ने अपने पास रखा। और यही कारण है कि धीरे धीरे आगे चल के ये ग्लोबल नॉर्थ और साउथ, जो हम एक भौगोलिक या हम जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से कहें कि हमने ये डिवाइड देखा, तो इस प्रकार के दो खेमों में दुनिया हमें बढ़ती हुई नजर आई, जिसमें एक खेमे में तमाम विकसित वेस्टर्न लॉबी के देश हमें नजर आते हैं और दूसरे खेमे में हमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे विकासशील और अविकसित देश नजर आते हैं, जिनके पास संभावनाएं तो अपार हैं, जिनके पास लोग हैं, मार्केट है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें सहायता की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक नेतृत्व की भूमिका मिलने की आवश्यकता है। तो G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने जो ये सबसे पहला काम किया, वो यही काम किया कि जो ये ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनकी एक मुखर आवाज बनके भारत ने तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों में सुधार की साफ साफ बात कई बार की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कई मंचों से इस बात को कह चुके कि चाहे यूनाइटेड नेशंस के हम ऑर्गन्स को देखें, वो एजेंसीज को देखें या और भी अन्य इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को देखें, उनके लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता है, जिसमें ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देशों को नेतृत्व की भूमिकाएं दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, ये आपस में भी अपने सहयोग को, अपने साझा जो इनकी साझेदारी है, इसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ भारत ये भी प्रयत्न कर रहा है कि ग्लोबल नॉर्थ के साथ जो एक खाई है, उस खाई को पाट करके भारत उस पुल का काम कर रहा है, जिसमें दोनों ही विकसित और विकासशील देश मिलकर एक ग्लोबल गुड के लिए आगे बढ़ सके। बिल्कुल, केवल केन्या के साथ ही नहीं, अगर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के साथ बात करते हैं तो संबंधों में जिस तरह से मजबूती आ रही है, संबंधों में जिस तरह से उम्मीदें जग रही हैं, उससे अगर इस क्षेत्र की जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा और इस राह में जो चुनौतियां आती हैं उनका किस तरह से समाधान मिलने की संभावना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और यदि हम अफ्रीका के देशों की ओर देखें तो हम देखते हैं कि फिर वही कहूंगी, अपार संभावनाएं इन देशों के पास हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो आपसी सहयोग, इसके कई कारण रहे हैं। इन तमाम देशों में हम देखते हैं लगभग एक जैसी स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े सुधार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी संगठन भी अपने पैर पसार कर बैठे हुए हैं। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो भारत जो ये एक पहल कर रहा है इन देशों के साथ अपने साझा समझदारी को, सहयोग को, पार्टनरशिप को आगे ले जाने के लिए, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश पूरे विश्व के लिए है। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से चीन डेड डिप्लोमेसी के जाल के तहत, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हों या अफ्रीका के देश हों, यहाँ पर अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। तो इंडो पैसिफिक जैसी स्थिति कम से कम इन कॉन्टिनेंट्स में ना उत्पन्न हो, ये ध्यान में रखते हुए भी इन देशों पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और अब वो समय आ गया है, अब वो सदी आ गई है जो ग्लोबल साउथ का समय है, ग्लोबल साउथ की सदी है। और भारत केन्या के द्विपक्षीय संबंध और इससे जो बहुपक्षीय स्तर पर फायदे होने वाले हैं, वो देखते हुए कहूंगी कि ये निश्चित तौर पर इनक्रेडिबल हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल इनक्रेडिबल कह सकते हैं और इनक्रेडिबल इस बात में भी कह सकते हैं कि भारत ने बहुत उदाहरण प्रस्तुत किया है कई क्षेत्रों में। केन्याई राष्ट्रपति ने आज कहा भी कि अगर मेडिसिन का क्षेत्र है, हेल्थ का सेक्टर है, भारत से हम सीख रहे हैं। इसके अलावा कई और क्षेत्रों का भी उन्होंने जिक्र किया। निश्चित तौर पर मैं भी लगातार ट्वीट्स देख रही हूँ और एक्स देख रही हूँ, और वो जो तमाम संदेश हैं जो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा जनता के साथ साझा किए जा रहे हैं, तो उसको देखकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। एक सकारात्मक संदेश मिल रहा है कि ऐसे तमाम जो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हम फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र देख लें, भारत और कीनिया पहले ही इस क्षेत्र में इंगेज्ड हैं।
लेकिन अब यहाँ कोविड-19 की दृष्टि से मैं देखती हूँ कि वैक्सीनेशन के विकास को लेकर के, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के, साझा रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के, साझा प्रोडक्शन को लेकर के बड़ी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें, मुक्त शिक्षा के लिए बड़ी संभावनाएं इस एक क्षेत्र में मुझे दिखाई पड़ती हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को देखें तो इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। हम यदि पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्र को देखें, हम यदि कीनिया में अपने डायस्पोरा के विकास की ओर देखें, हम कीनिया के लोगों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों और लोगों से जोड़ने का यदि प्रयास करें तो यहाँ पर मुझे अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। और जो कीनिया के राष्ट्राध्यक्ष से लगातार संदेश आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स हम देख पा रहे हैं, उसे देखना निश्चित ही एक सुखद अनुभूति है। इसके साथ ही पीएम मोदी का संबोधन अगर हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अतीत और भविष्य साझा है। जब वो भविष्य की बात करते हैं तो किस तरफ संकेत करते हैं? जब वे भविष्य की बात साझा करते हैं तो वे साझा सहयोग और एक साझा जो हमारा एक प्रगति का रोड मैप है, क्योंकि वे बार बार इस संदेश को देते आ रहे हैं कि कमजोर देशों को हमें पीछे नहीं छोड़ना है, उनका हाथ थाम कर हमें आगे बढ़ना है, विकसित देशों का भी इसमें हमें सहयोग मिले। और जो ये साझा भविष्य है, जब वे इसकी बात करते हैं तो वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक एक मनुष्य की भलाई को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल गुड को ध्यान में रखते हुए, एक ग्लोबल गवर्नेंस को विकसित करने की भावना के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर भारत अलग अलग अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ आगे बढ़ रहा है और कीनिया अब उसी लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल, जो देश किसी क्षेत्रों में कमज़ोर हैं उनकी सहायता करना, हैंड होल्डिंग की जो आपने बात की है और उसमें भारत जो एक प्रमुख रूप से सामने आया है, उसी में अगर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, $250 मिलियन की सहायता, ये अपने आप में जो क्रेडिट लाइन जारी की है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही केन्या के राष्ट्रपति ने जब वो आए थे तो उन्होंने इस बात पर जो है अपनी इच्छा भी जताई थी कि कृषि के क्षेत्र में भारत से सहायता मिल सकती है। कृषि के क्षेत्र में केन्या भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दोनों ही देशों के पास हैं। दोनों ही देश इस एक क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उच्च से उच्चतम तकनीक को ध्यान में रखते हुए और तकनीक का प्रयोग करके कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की दृष्टि से या कृषि की दृष्टि से बहुत कुछ साथ में किया जा सकता है। और नवाचार की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऐसी कई इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं जिन्हें भारत ने कम से कम अपने यहाँ बढ़ावा दिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम केन्या को सामने रखें तो ये तमाम जो कुछ प्रयोग हम अपने यहाँ कर रहे हैं, और भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं तकनीकों को हम कीनिया के साथ साझा कर सकते हैं। जो हमारा एक स्टार्टअप मिशन है, जो हमारा एक नवाचार का मिशन है, उससे हम कीनिया को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। अंशु जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से व्यापारिक समझौतों की बात हो रही है, तकनीक और नवाचार की बात हो रही है, तकनीक के क्षेत्र में अगर हम केन्याई राष्ट्रपति का संबोधन भी देखते हैं तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसने बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र केन्या में ऐसे हैं जिसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के लिए किस तरह से अवसरों का एक नया रास्ता खोलते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जब हम किसी भी देश की डायस्पोरा की बात करते हैं तो उस कोई भी डायस्पोरा अपने देश की संस्कृति का, अपने देश की ब्रांड इमेज का दर्पण होता है। डायस्पोरा की शक्ति से भारत और अमेरिका के संबंधों को भी नई ऊंचाइयां मिली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब केन्या के राष्ट्राध्यक्ष भी भारतीय डायस्पोरा के, अब केन्या के चाहे राजनीतिक विकास की ओर देखें, सामाजिक विकास की ओर देखें, आर्थिक विकास की ओर देखें, इसमें बड़े योगदान की बात कर रहे हैं। ये समस्त भारतवासियों के लिए बेहद गर्व के क्षण हैं कि जब हम जान रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनका क्या योगदान वहाँ के समाज को मिला है। अभी आज के जब हम समय को देखते हैं तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसी कुछ इस प्रकार के क्षेत्र चुन सकते हैं जो मेरे ख्याल दोनों राष्ट्राध्यक्ष चुन भी रहे हैं। बार बार संदेश हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देते हुए, साझा सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए आगे के कुछ क्षेत्रों को चुन के आगे बढ़ा जा सकता है। और दोनों ही देशों के जो लोग हैं
वो एक दूसरे के यहाँ पर संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल अंशु जी, आतंकवाद जो है उस पर भी गंभीर मंथन हुआ और आतंकवाद केन्या के लिए ही नहीं, भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है, एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। इस पर चर्चा होना, इस पर मंथन होना, इस पर सहमति की एक बिंदु पर आना, ये अपने आप में कितना अहम है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो समस्या है किस प्रकार से पूरे विश्व के लिए एक प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स की बात करें या जब हम एक ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर के मिशन को देखते हैं तो इसमें भारत की भूमिका एक प्रणेता की भूमिका है। अब यदि मैं अफ्रीका की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे जो चाहे जिहादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या अलग अलग जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं, इन्होंने अपने अफ्रीकाई देशों में पैर पसारे हैं, वहां अपने हेडक्वार्टर्स स्थापित कर लिए हैं और वहां पर न सिर्फ ये अलग अलग हमले कर रहे हैं, वहां राजनीतिक अस्थिरता को और माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर बड़े पैमाने पर जो वहां के रिसोर्सेज हैं या जो वहां की भूमि है उसका उपयोग फंडिंग और ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए कर रहे हैं। तो आतंकवाद को यदि हम देखें तो एक ऑक्टोपस की तरह, ये सिर्फ एक आतंकवादी हमलों की बात नहीं है, फिर इसके साथ में बायो टेररिज्म के खतरे की, केमिकल वेपन्स के प्रयोग की, फिर इसके साथ नार्को टेररिज्म की, साइबर टेररिज्म की, तमाम खतरे साथ साथ जुड़ते हैं। और ये निश्चित तौर पर जब एक क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं तो वो पूरी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए इसके समाधान के लिए यदि भारत और केन्या साझा समझदारी विकसित करते हुए एक पार्टनर के रूप में आगे बढ़े तो मुझे बड़े हर्ष का अनुभव होगा। बिल्कुल, और इन्हीं चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और इन पर सहमति बनना अपने आप में कितना, जिसे कहते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ना विभिन्न चुनौतियों का साझा समाधान निकालने के लिए निकलता है। देखिए, ये जो है ये बिल्कुल कोर एक स्ट्रेटेजिक क्षेत्र आ जाता है। हम जैसे ही सुरक्षा के पहलुओं को छूते हैं, हम जैसे ही सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी की बात करते हैं तो वो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। और हम देखते हैं कि कैसे भारत ने विगत कुछ वर्षों में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का या प्लेटफॉर्म्स का भारत हिस्सा है, क्वाड जैसे जो संगठन हैं, इसके माध्यम से भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए, फोकस में रखते हुए कई ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं जिसमें ये जो तमाम मेंबर नेशंस हैं ये साथ में भाग लेते हैं और आपसी साझा सहयोग के साथ ये देश आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को और वैश्विक सुरक्षा को एक अच्छा सकारात्मक आयाम प्राप्त होता है। और इसी को देखते हुए जो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के संबंध में भारत और केन्या के बीच चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में भारत और केन्या को संभावनाओं का ये एक नया क्षेत्र मिला है जिसमें आगे बढ़ सकते हैं और अलग अलग समझौतों के माध्यम से, जॉइंट एक्सरसाइजेस के माध्यम से आगे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम साझेदारियों को देखते हुए कई सकारात्मक रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अंशु जी, तमाम विषयों पर इतने विस्तार से प्रकाश डालने के लिए। और मिड प्राइम में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। सर 50,000 एडवांस। इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में, और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से मिले जनादेश की। राजस्थान में जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गहमा गहमी का माहौल है। पार्टी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री पद के लिए अब पार्टी के करीब 6 नेताओं के नामों पर चर्चा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह नई दिल्ली में है, जहां बैठकों का दौर जारी है। संसदीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम तय हो सकता है। इसी बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री का फैसला होगा। इससे पहले कल रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से 20 से अधिक विधायकों ने मुलाकात की। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का ईवीएम राग फिर लौट आया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम का राग अलापना शुरू कर देती है, लेकिन जब कहीं उसकी जीत होती है तो वो इसका नाम भी नहीं लेती। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठा। और वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर किए गए ट्वीट पर कहा कि विपक्ष को नकारात्मकता छोड़नी चाहिए। नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात, अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत चुनाव आयोग को कहें। ये जो नकारात्मकता का भाव है, ये मतदाताओं का अपमान भी है। वहीं चुनावी राज्यों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कल INDI गठबंधन के सभी 28 घटक दलों को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले आज एक बार फिर विपक्ष के सभी नेता जुटे। हालांकि इंडी गठबंधन में पड़ी दरार को लेकर भी खबरें प्रबल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल होने वाली इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लेने की बात कही और ये बात सामने आ रही है। साथ ही इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक है और इससे पहले की 3 बैठकों में अखिलेश यादव शामिल हुए थे। इसे मध्य प्रदेश चुनाव से पैदा हुई रार से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बैठक में जाने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने बैठक की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वे अपने पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव से पहले भी इंडी गठबंधन को लेकर यही रवैया था। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो। कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो। ये भी उन्होंने नहीं की थी।
और विपक्षी गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बैठक जल्दबाजी में नहीं बुलाई गई है। चुनाव के नतीजे आने से पहले बैठक का आयोजन किया गया था, सभी को इसकी जानकारी भी दी गई थी। कल उद्धव ठाकरे भी बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की थी और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सब। और उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, अगर सब लोग दिल्ली में मिलते हैं तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा। और उद्धव जी कल यहाँ दिल्ली पहुँचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। और मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार के बाद बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष की कल की होने वाली बैठक का कोई मतलब नहीं है। दिनेश शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। इंडी जो अलायंस है उनकी बैठक है कल, इस हार के बाद जो 3 राज्यों में जो करारी हार हासिल हुई है, किस तरह से बीजेपी देख? हमको लगता है जो इंडी की बैठक है वो इंडी की समाप्ति के लिए बैठक है। इसकी समाप्ति का दौर प्रारंभ हो चुका है हार के साथ में। और जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस को दंड मिला है। अब जब दंड मिलता है तो इनको ईवीएम याद आता है, इनको अपने क्रिया और कर्म याद नहीं आते। जितना सनातन को गाली देंगे, जितना भ्रष्टाचार करेंगे, जनता आज की बख्शने वाली नहीं है। जनता ही जगन्नाथ है, ये इनको पता नहीं है। और मैं समझता हूँ ये मोदी युग है। मोदी युग में काम करोगे तो आप आगे आओगे, नहीं करोगे तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये इंडी अलायंस की जो सांसें चल रही थी, मैं समझता हूँ इस बैठक के साथ ही उनका समापन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये हैट्रिक तो लगी ही है, अब 2024 की हैट्रिक तय है और इस जीत को में ये तीसरी विजय की तरफ ये अलायंस जो एनडीए का अलायंस है वो बढ़ेगा और पिछले बार से कहीं अधिक बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी की वो होगी। एक आखिरी सवाल, जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें हमने देखा कि अलग अलग चुनाव लड़ा। अखिलेश की पार्टी ने मध्य प्रदेश में लड़ा, राजस्थान में उनका एक गठबंधन नहीं हो पाया, उसका भी नुकसान हुआ इन लोगों। इनके ना तो दिल एक है ना इनका दल एक है, इनका स्वार्थ एक है और स्वार्थ है सत्ता प्राप्ति का सपना, और वो सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया है। धन्यवाद। दिनेश शर्मा कह रहे थे कि दिल और दल जो इंडिया अलायंस है उनके दिल एक नहीं है और स्वार्थ की वजह से वो साथ आए, उनका सपना चकनाचूर हो गया है। विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि इनका कोई भविष्य नहीं है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।